Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. Today I'll explain you one of the most important topic which is very important for class 12, that is goodwill. गुडविल बेसिकली होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कंपनी की कि उसके ओल्ड कस्टमर्स उसके पास दोबारा सामान खरीदने के लिए आएंगे. फॉर एग्जांपल हल्दीराम, देन प्यूमा, एडिडास, रिबॉक, देयर आर मेनी एग्जांपल्स कि उनकी गुडविल ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग कस्टमर्स उनके पास अगेन एंड अगेन जाते हैं. सो गुडविल दो तरह की होती है, दैट इज परचेज गुडविल एंड अदर वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज गुडविल का मतलब है कि तुमने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया कि उनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो उस बेसिस पे हमने उनका शेयर खरीदा ताकि हमें भी फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके, बिकॉज वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है. सो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर कंसिडरेशन, whether in cash or in kind. For example, that is by issue of shares. It is only the asset of the company. कंपनी का एसेट होता है क्योंकि उनकी ब्रांड है तो वो चल रहा है. अगर ब्रांड नहीं होगा तो कोई कंपनी उनका शेयर परचेज नहीं करेगी. दैट इज परचेज गुडविल. परचेज गुडविल कम्स अंडर AS 26. It is generally amortized within 10 years or within the lifetime of the goodwill. मतलब 10 साल के अंदर अंदर उसकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती है. मोस्टली ब्रांड रिप्लानिश विद इन द और अमोर्टाइज विद इन द पीरियड ऑफ 10 years. Next is self-generated goodwill, also known as non-purchase goodwill. Self-generated goodwill मतलब किसी कंपनी का शेयर परचेज नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल ब्रांड नेमली रिबॉक, पहले कोई ब्रांड नहीं जानता था उसको, उसने अपनी खुद से गुडविल ब्रांड मार्केट में डेवलप किया. एप्पल, पहले उसको कोई नहीं पहचानता था, अब एप्पल के आईफोन्स एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. सो उन्होंने अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जनरेट की है अपने एफर्ट्स से, पार्टनर के एफर्ट्स से, एम्प्लॉयज़, वॉट एवर इट मे बी, बट उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया विच इज़ नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Self-generated goodwill also come under accounting standard 26, but assets साइड पे बुक्स में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ओनली नहीं किए जाती. ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड. सो नेक्स्ट there are three methods for calculating goodwill. First is average profit method, second is super profit method, and third one is capitalization method. So today I'll discuss with you first method of goodwill, that is average profit method or simple average method. अब average profit method में first formula है goodwill is equal to average profit multiply by number of years purchase. Number of years purchase. First point, number of years purchase. Number of years purchase का मतलब होता है means for how many years the firm will earn some profits because of past efforts. अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो एक हल्दीराम है. हल्दीराम अब बहुत ही हल्दीराम का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनके पास गुड अमाउंट ऑफ कस्टमर्स हैं, उनकी गुडविल क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी. अगर उनकी गुडविल स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वो पिछले कुछ एफर्ट से, अगर कोई उनका शेयर परचेज करता है तो कुछ पिछले एफर्ट्स की वजह से हल्दीराम का कोई भी शेयर परचेज करे तो उसके वो पुराने एफर्ट्स जो कंपनी ने लगाए हैं उस वजह से कितने साल उनको प्रॉफिट आता है. अब हल्दीराम की किसी ने शेयर्स लिए और बिज़नेस स्टार्ट किया, अब 4 years में उनके पास कस्टमर्स आए हैं, वो 4 years में उनके पास 10,000 कस्टमर्स ज्वाइन हुए.
अब 10,000 कस्टमर्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू ऑफ हल्दीराम ही ज्वाइन हुए। दिस मीन्स कि कंपनी ने 4 साल तक ये प्रॉफिट्स इंजॉय किए क्योंकि हल्दीराम का अपना कुछ ब्रांड था और गुडविल थी। सो विच इज़ नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल तक वो पुराने एफर्ट्स को यूज़ करके प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। अब इस 4 साल के बाद जो भी गुडविल अर्न की होगी वो उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका मतलब मैंने पहले ही समझा दिया है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये 4 साल वाली परचेज गुडविल और उसके बाद जो अर्न की उसने कुछ सालों में वो होगी उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देन सेकेंड पॉइंट इज एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज पता लग गए, दूसरा हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, किसी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो मैथमेटिकली भी ऐसे होता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर। सो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर ऑल ईयर्स, सारे सालों का, अगर 4 साल कंपनी चली तो चारों सालों का कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे। सो थर्ड इज हाउ टू कैलकुलेट, थर्ड पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे, इसमें क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। सो एडजस्टमेंट्स के साथ कैसे टैकल करना है, सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो भी गिवन होगा वो लेना है, गिवन विच विल बी ऑलरेडी गिवन। एड अबनॉर्मल लॉसेस। अबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं, जो कभी कभी होने वाले लॉसेस हो, रेगुलर नहीं है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस की हर बारी लॉस होना ही होना है। अबनॉर्मल लॉसेस तभी आएंगे जब डेबिट हुए होंगे, इफ़ डेबिटेड, क्योंकि हमेशा डेबिट ही होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो पहला एग्जाम्पल इसमें आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कभी भी कोई भी कंपनी एसेट अपना लॉस पे नहीं सेल करेगी, बट बाई चांस ऑब्सोलीट हो गया, नहीं सेल हो पा रहा तो लॉस में होगा, दैट विल बी अबनॉर्मल लॉस। देन नेक्स्ट इज लॉस बाय थेफ्ट। कोई चोरी हो गई, फायर से आग लग गई, अब ये रोज़ तो आग लगने वाली नहीं है तो इसलिए अबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड लॉस। कोई भी डिविडेंड पे किया कंपनी ने, डिविडेंड मीन शेयर होल्डर्स को पे किया, डिविडेंड पे किया कंपनी ने, वो इंक्लूड होगा। देन इसमें एक लास्ट आइटम आती है VRS पेड। VRS का मतलब होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब है अगर 60 ईयर्स है एज रिटायरमेंट की, तो उससे पहले कोई एम्प्लॉई अपनी मर्ज़ी से वॉलेंटरीली छोड़ना चाहता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम छोड़ना चाहता है, तो उसको कंपनसेशन एज अ पेमेंट देते हैं कंपनी में, तो दैट इज़ नोन एज VRS पेड। देन नेक्स्ट इसमें ऐड क्या होगा, नेक्स्ट इसमें ऐड होगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिखा हुआ है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, प्लस अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, मतलब अगर मैंने परचेज़ की है मशीनरी, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ की है मशीनरी, लेकिन उसने एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब एक्सपेंस अकाउंट जो है वो रेगुलर के लिए होता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू ट्रीट किया जाए
तो उसे बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. मार्क इट एज स्टार. देन माइनस में कौन सी आइटम्स आएंगी? कोई भी अब नॉर्मल गेन हुआ है. अब ये एक्चुअली में गेन नहीं हुआ, इससे हमारे प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहे नहीं होने चाहिए, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे. अब नॉर्मल गेन माइनस. अब एबनॉर्मल गेन में एग्जांपल आएगी, जैसे उसमें था लॉस हो सकता है एसेट पे, तो एसेट सेल करने पे भी हमें कभी कभी गेन होता है. अब नॉर्मल उनका बिजनेस क्या होता है? गुड्स को सेल करना. एसेट्स को तो वो रेयर केसेस में ही सेल करेगा अगर उसको पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज़ ए अबनॉर्मल गेन. और अगर गेन ऑन सेल ऑफ गुड्स लिखा होगा वो नॉर्मल गेन होगा, विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस. देन माइनस इंश्योरेंस क्लेम. अब इंश्योरेंस, अगर कोई फायर हुई, थेफ्ट हुई, उसकी वजह से अगर कोई इंश्योरेंस मिली है, दैट विल बी अबनॉर्मल गेन. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. माइनस earthquake settlement claim. earthquake settlement claim received. वैसे ये ऊपर जो लिखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इसमें ही कवर हो जाता है, लेकिन अगर अलग से मैंने लिखा है तो इसका मतलब अगर स्पेशली earthquake का लिखा होगा तो दोनों आएंगे. देन डिविडेंड कोई रिसीव किया, साल में एक बार डिविडेंड रिसीव हुआ, दैट इज़ अबनॉर्मल गेन. और कोई भी किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. नेक्स्ट माइनस करेंगे हम इसका ऑपोजिट. ओवर वैल्यू कर रहे हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा है तो हम ऐड बैक करेंगे. अगर क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, दैट विल बी डिडक्टेड. अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Then minus overvaluation of क्लोजिंग स्टॉक. सॉरी, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है. ओवरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. देन माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as capital expenditure. मार्केट एज स्टार, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है. अब रेवेन्यू क्या है? देखो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, रेगुलर बिजनेस के लिए हो, रेगुलर एक्सपेंस, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस. कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग टर्म, कोई भी खर्चा जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए. एंड बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म. इसका मतलब कोई मशीनरी परचेज की है. अब मशीनरी परचेज किया, उसको उसने रिपेयर अकाउंट में लिखा, एक्सपेंस अकाउंट में लिखा, ये नॉर्मल खर्चे के अकाउंट है, इनमें लिखा, तो वो रेवेन्यू हो गया, दैट विल बी डिडक्टेड. देन माइनस, क्योंकि ये हमारे लिए अब नॉर्मल है. देन माइनस नेक्स्ट इज कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे किए, अब जो ये हम नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है, ये वाला नेट प्रॉफिट हम P&L में लेते हैं, P&L में से लेते हैं. जो P&L होता है वो सोल प्रोप्राइटर के लिए बनाया जाता है, नॉट फॉर पार्टनरशिप फर्म. ये गुडविल पार्टनरशिप फर्म के लिए निकलती है. सो हमने पार्टनर की रेम्यूनरेशन डिडक्ट करनी है, इंक्लूड नहीं करी जाएगी, बिकॉज प्रॉफिट हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप का दिया होगा. सो हम उसमें से रेम्यूनरेशन डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा उसमें से प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा अगर हमने पार्टनर को सैलरी पे की हुई है. देन माइनस एनी अदर फ्यूचर और एक्सपेक्टेड, कोई भी आपको लग रहा है अगर फ्यूचर में या एक्सपेक्टेड कोई खर्चा आने वाला है, जैसे लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया,
इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है और ऊपर मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिखा था, दोनों में डिफरेंस है। क्लेम का मतलब अगर चोरी हो गई तो उसको क्लेम किया कंपनी से तो उन्होंने पैसे दिए। प्रीमियम का मतलब तुमने कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवाइए और कुछ उसकी रेगुलर पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे लोन लिया तो लोन के लिए हमें रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी बैंक को, दैट इज़ वे सिमिलरली इंश्योरेंस को हमने प्रीमियम देना होता है, दैट इज़ इंश्योरेंस प्रीमियम देनी है। कोई मैनेजमेंट की कॉस्ट है, दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड और फ्यूचर जो आने वाली है, दैट विल ऑल्सो बी डिडक्टेड क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा। देन लास्ट जो निकलेगा एंड में, विच एवर अमाउंट विल बी रिमेनिंग, दैट विल बी नोन एज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। देन नाउ अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पता लग गया, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ टी.एस. गरेवाल, दैट इज illustration number 2। illustration number 2 में क्या है, सिमरन परचेज्ड अनीता's business on 1st April 2018. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average profit of last 4 years। अब इसमें देखो 3 years परचेज, हमें 3 साल परचेज बोला हुआ है, दैट इज नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एंड नॉर्मल प्रॉफिट 4 सालों का दिया। इसमें ईयर इज गिवन 2015, 16, 17 एंड 18। 90,000, 1,60,000, 1,80,000 and 2,20,000। During the year, adjustments given during the year 31st March 2015, an asset was sold at a gain of profit of 10,000। 10,000 पे सेल हुआ है। ओके, सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है गुडविल के लिए, नॉर्मल बिजनेस परचेज। नॉर्मल बिजनेस परचेज के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इस फॉर्मेट से कर सकते हो और जो मैंने पहले बताया उस फॉर्मेट से भी कर सकते हो, यू कैन डू एनी विच एवर यू लाइक। देन टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स बनेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट कॉलम होगा ईयर एंडेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है, अगर नहीं है तो नो नीड ऑफ टेबल। देन लास्ट कॉलम इज नेट प्रॉफिट। ईयर हमें दिए हुए 31st मार्च 2015, 31st मार्च 2016, 31st मार्च 2017 and 31st March 2018। First year profit 90,000, second year profit 1,60,000, third year profit 1,80,000 and fourth year profit 2,20,000। अब पहले साल में हमें एडजस्टमेंट क्या गिवन थी, ड्यूरिंग द ईयर 2015 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। मतलब ये अब नॉर्मल गेन हुआ, कौन से साल का है, 2015 का। जिस साल का अब नॉर्मल गेन है उसी साल में से माइनस होगा, दैट मीन्स 2015 में से 10,000 डिडक्ट होंगे क्योंकि अब नॉर्मल गेन मैंने माइनस में लिखवाया था। देन नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 80,000, 90,000 माइनस 10,000। Second adjustment, during the year 31st March 2016, machine got destroyed in accident and 30,000 was written off as a loss in P&L। अब लॉस हुआ, लॉस हमारा रेगुलर नहीं है,
नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल लॉस है, तो वो 2016 में लॉस हुआ है 30,000 का, तो अब नॉर्मल लॉस हमने ऐड करना है. अब नॉर्मल गेन माइनस अब नॉर्मल लॉस ऐड. सो 1,60,000 प्लस 30,000 विल बी 1,90,000. Then during the year, third adjustment, during the year 2017, firm asset was not insured due to oversight. Insurance premium being 10,000. प्रीमियम पे करना मतलब फ्यूचर और एक्सपेक्टेड है, तो फ्यूचर और एक्सपेक्टेड का क्या लिखवाया था मैंने, 10,000 माइनस होंगे. सो बच्चों 1,80,000 माइनस 10,000 विल बी 1,70,000. और लास्ट की एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो सेम प्रॉफिट रहेगा 2,20,000. अब 4 साल का टोटल कितना होगा, 6,60,000. नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है टोटल और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. अब टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 6,60,000. कितने साल का है, 1, 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स 4 ईयर्स. डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,65,000. गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years purchase. Number of year purchase. You can write the formulas in box for more good presentation in boards. So average profit is given 1,65,000. Number of years purchase question में given होंगे, ये question में given होता है is 3 years. So दोनों को multiply करके goodwill आएगी रुपीज़ 4,95,000. I hope the first method of goodwill is clear to you.